आपका समझ ये है कि ऐसा क्यों है कि सरकार ऐसा क्यों चाह रही, इसका मतलब है कि पंचायत तो प्रभावी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ अब कर्नाटक, अब जो केरला के अंदर वो क्यों प्रभावी है कि वहां पर जो पूरा सिस्टम है वो कास्ट और कम्युनिटी और उस पर डिवाइडेड नहीं है, वो पार्टी बेसिस पर है, बट लेकिन वो यहाँ पर और तरह का सिस्टम है। ये इस ग्रुप का है, ये है, ये इस बिरादरी, ये इसका है, ये इस कम्युनल का है, ये कम्युनल है, ये दैट फीलिंग्स आर देयर, और ये सब प्रॉब्लम कर रही हैं। दूसरा मेरा कहना ये है कि हमको उनको ऐसे हैं जैसे कि घुड़सवार। बिरेश, हेलो, आवाज आ रही है? बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, आ रही है, बोलिए सर। नहीं, मैं एक जरा तुलना करना चाह रहा हूं कि आगे अगर हम देखें कि जो चुने प्रतिनिधि हैं, पर्टिकुलरली ये ज्यादा रेलेवेंट है पंचायतों के कॉन्टेक्स्ट में, वो करने वाले सरकारी वैसे से घोड़ा, एक उदाहरण दे रहा हूं। तो अगर आप देखोगे कि अगर घुड़सवार को घोड़े पर चढ़ना नहीं आता तो एड मार के नीचे डाल देता है। तो जहां पर उसको ये पता कि नहीं, ये जानते हैं, ये करते हैं, तो वो इस तरह का उस संघर्ष से मिला है। दूसरा, हम पंचायतों के अंदर सोशल कैपिटल बिल्डअप करने की जरूरत है। हमको लोगों का नेटवर्क करने की जरूरत है। उस लेवल पर डिफरेंट पार्टी और पॉलिटिक्स, उसकी बजाय सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है। उसके लिए बहुत मैच्योर लीडरशिप की जरूरत है वहां पर। चलिए साहब, डिस्कशन शुरू कीजिए जी। आगे का सभी आगे। किशोर उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। जोशी जी, आप अपना माइक वो कर दीजिए। जी मैं कर रहा हूँ। आप माइक अपना ऑन कीजिए। जी मैं कर रहा हूँ। हाँ, किशोर उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, उनके थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ रही है। माइक ऑन। नमस्कार। जोशी जी अपना परिचय दे दीजिए जब तक किशोर भाई जुड़ते हैं। मथुराधर जोशी, पिथौरागढ़ जी, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। हम तो आप ही के वर्कर हैं। मैं तो कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ। आपका आदेश हुआ मीटिंग में जुड़ना है। पंचायत में थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं हम लोग भी। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उसको सबको मेरा सादर प्रणाम है। नमस्कार। किशोर उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। भाई साहब अपना माइक और वो ऑन कीजिए, वीडियो। मैं कर रहा हूँ। वीडियो और दोनों ऑन कीजिए। जी मैं कर रहा हूँ जी। आज हमारा ये पहला दिन था इस तरह की मीटिंग करने का, तो इसलिए शायद थोड़ा टेक्निकल में कुछ दिक्कत आ रही है। बहुत सारी चीजें हमारे लिए भी लर्निंग है इस सबको। ये भी इशू लाइक ट्रिपल एफ का है। जी सर, सीख जाएंगे सर धीरे धीरे, आई होप। किशोर उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं। सब लोग जानते हैं किशोर उपाध्याय जी को। सबको मेरा नमस्कार। महिपाल जी हैं। नमस्कार। महिपाल जी डायरेक्टर रिटायर हुए हैं आप पंचायत राज विभाग से, और आप पंचायतों पे आपने बहुत साल लिखा है, हमने बहुत पढ़ा आपको योजना और क्षेत्र में। दीपक बिजलान जी हैं उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष। जी बहुत अच्छा। तन्मय ममगाई जी हैं, सचिव हैं। धात संस्था एक सामाजिक संस्था है बहुत बड़ी देहरादून में।
हेलो, संजय मैं जुएल जी म्यूट कर रखा उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हुए हेलो। हैं और टीचर हैं देहरादून में। अभी अभी उत्तराखंड क्रांति दल के जो शिक्षक प्रकोष्ठ के साथ जुड़े हैं। और मथुरा दत्त जोशी जी हैं, आपकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है, लेकिन आप कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता रह चुके हैं, मतलब मेरे ख्याल से अभी भी हैं शायद इस सरकार में, जब किशोर जी अध्यक्ष थे तब थे। और किशोर उपाध्याय जी को सब जानते हैं, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। तो मैं आज की हम शुरुआत करते हैं महिपाल जी से। थ्योरेटिकली जानने की कोशिश करेंगे सर आपसे कि पंचायत राज अधिनियम है ये क्या है, क्या इसके पीछे परिकल्पना थी और क्या क्यों आज इस स्थिति में चलाया गया जिस स्थिति में दीपक भाई बता रहे हैं। सर महिपाल जी। सर जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भूखंडी जी, और इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और मुझे याद है जब नया राज्य बना था उत्तराखंड, तो हम एक टीम के साथ, उसमें एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, हम काफी जगह घूमे थे और ये कहते घूमे थे कि ये नया राज्य बना है, इसमें जो भूमाफियों का राज ना हो जाए, ये हम घूम घूम के कहते थे। और वहीं पर ही कि पंचायत राज का क्या अर्थ है और इसको क्या महत्व है, वो सब भी हम बातचीत करते थे। तो उसी पर मेरे ख्याल से उसको पुनः करने की जरूरत है, और मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मेरे को मौका दिया, और बिष्ट जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने भी इस तरह वो बहुत इसमें काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको संक्षेप में कहना चाहूंगा कि आजादी से पहली बात नहीं करता क्योंकि लंबा हो जाएगा बहुत, कि आजाद जब देश हुआ उस समय ये था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस दो प्रोग्राम चले थे। उसमें ये था कि गांव के अंदर विकास करना है, लेकिन वो नहीं चल पाए। कारण ये था कि भी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित उसमें नहीं थी। उसका कैसे किया जाए, उसमें बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट आई, उन्होंने बोला कि पंचायती राज स्थापित किया जाए, वो किया गया नागौर में। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी ने 78 में उसको इवेलुएट किया और ये पाया कि 2 टियर स्ट्रक्चर होने की जरूरत है, इसको और पावर देने की जरूरत है। और उन्होंने जो 73 अमेंडमेंट की बात करते हैं, उन्होंने एक एक्ट भी इसके साथ लगाया था। उसके बाद बातें चलती रही। फिर जब सिंघवी साहब ने राजीव गांधी से मिले, उन्होंने कहा कि पंचायती राज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की भागीदारी उसमें होनी जरूरी है विकास के लिए। तो राजीव गांधी जी ने उनको बोला कि मैं बहुत बड़ी रिपोर्ट नहीं लिख सकता, पढ़ सकता, मुझको आप 8-10 पेज का एक कंसेप्ट नोट बना के दो, तो मैं उसको पढ़ूंगा और फिर उसको लागू करूंगा। तो उन्होंने एक कंसेप्ट नोट बनाया था 88 में, 87-88 के आसपास, सिंघवी साहब ने जज थे, और उनको पढ़ने के बाद फिर ये 64 अमेंडमेंट हुआ बनेगा। इसके पीछे ये था कि राजीव गांधी ने 88 में जो SC/ST का कन्फेडरेशन था, जो कमीशन था, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें उन्होंने गए थे राजीव गांधी जी, और उन्होंने ये कहा था कि देश के अंदर ब्रोकरिज्म चल रहा है, ब्रोकर्स हैं, और वो ब्रोकर्स हैं वो लोगों को भागीदार होने के लिए नहीं करने दे रहे हैं। तो इसलिए हमको जो बीच में ब्रोकर्स हैं लोगों के, उनको हटाने हैं, ताकि गांव के लोग खुद ही और सभी तबके के लोग मिलकर उस पर निर्णय लें। ये उन्होंने कहा था 88 के अंदर। और उसमें ये कहा था कि ये कोई जिम्मेदारी अकेले राज्य की नहीं है, ये जिम्मेदारी राज्यों की और केंद्र सरकार की, दोनों की है। ये महत्वपूर्ण बात थी। अब उसके बाद चलता रहा और फिर कुल मिलाकर एक्ट बना 73rd अमेंडमेंट। ज्यादा डिटेल में न जाकर, तो जो डिटेल जो बना उस समय जो पार्लियामेंट के अंदर रखा गया था, उसमें 3 चीजें कही गई थी कि पंचायती राज व्यवस्था को सर्टेनिटी देने की जरूरत है, कंटिन्यूटी देने की जरूरत है और स्ट्रेंथ देने की जरूरत है। ये 3 चीजें। तो जो 73rd अमेंडमेंट बना, उसमें
सर्टेनिटी भी होगी, इलेक्शन होगा, वो कंटिन्यूटी भी होगा। लेकिन जो पावर की बात है वो नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुआ? कि जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें दो तरह के प्रावधान है। एक है मैंडेटरी जो बिल्कुल करने हैं, और एक है अनेबलिंग जो कि राज्य पे छोड़ दिए हैं। वो जरूरी नहीं है कि मैंडेटरी करने हैं। तो मैंडेटरी कौन है? तीन टियर स्ट्रक्चर, अगर 20 लाख से कम आबादी है तो 2 स्तर होगा। SC/ST का रिजर्वेशन है, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का और प्रधान का राज्य के ऊपर छोड़ दिया। इसलिए कहीं पर डायरेक्ट इलेक्शन है प्रधान का, कहीं इनडायरेक्ट है। केरल के अंदर इनडायरेक्ट है, वेस्ट बंगाल में इनडायरेक्ट है। तो ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया। बैकवर्ड का रिजर्वेशन भी राज्य के ऊपर छोड़ दिया, इसलिए अलग अलग जगह अलग अलग है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन मैंडेटरी है, स्टेट फाइनेंस कमीशन मैंडेटरी है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो कि 74th अमेंडमेंट की है, लेकिन वो भी मैंडेटरी है। अब बात आती है पावर की, जो 243G है भारत, वो ये कहती है कि राज्य लेजिस्लेचर को वो ये पावर दिया जाता है कि वो पंचायतों को इतनी पावर दें कि वो स्वायत्त शासन की संस्थाएं बन सकें और वे अपने स्तर पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाएं। के साथ साथ जो 29 विषय हैं उनको भी शामिल करें। अब अगर 29 विषयों की अब हम बात करें कि जो इवन कंकरेंट इवैल्यूएशन में कहीं पर भी डिजास्टर मैनेजमेंट का बात नहीं है, लेकिन जो पब्लिक हेल्थ का अगर हम मुद्दा लें तो 73rd अमेंडमेंट के अंदर हेल्थ और इंक्लूडिंग द हॉस्पिटल, सैनिटेशन, ये सब है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसके अंदर है। और अगर रोजगार देने की बात है, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम सब उधर है। और जो अगर काम देना है, आपका कुछ इंडस्ट्री खोलनी है, कॉटन इंडस्ट्री खोलनी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलनी है, खादी विलेज इंडस्ट्री है, सब वहां पर है। तो अगर, और इसलिए आप देखेंगे कि जो ये कोरोना ये जो प्रॉब्लम है, इसमें पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, जबकि उनको उस तरह का उतना आइडिया नहीं, कितनी उनकी पावर है, नहीं फिर भी उन्होंने वहां पर उसको काम किया, लेकिन उसको मजबूत नहीं किया गया। उसके 2 कारण है कि उनको पावर क्यों नहीं दिया गया। तो हाँ, मैं जो कह रहा था कि स्वायत्त शासन की संस्थाएं बने, उसके लिए 3 चीजें जरूरी है जो इस डिस्कशन का थीम है, कि उनको क्लियरली डिफाइंड काम हो। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए अगर प्राइमरी एजुकेशन पंचायतों को दे दिया, तो प्राइमरी एजुकेशन जो एजुकेशन एक्ट है उससे डिलीट होना चाहिए, नहीं तो वो डबल कंट्रोल होगा और स्ट्रगल होता रहेगा, तो प्रॉब्लम होगी। तो ये सही बंटवारा नहीं होगा। तो ये जो काम, जैसे हेल्थ का काम उनको दिया पंचायतों को, तो जो हेल्थ का एक्ट है स्टेट गवर्नमेंट का, उससे उसको डिलीट होना चाहिए, और वो सब्सिडरी प्रिंसिपल के आधार पर होना चाहिए। उसका अर्थ ये है कि जो काम जिस स्तर पर प्रभावी रूप से किया जाए वो उसी स्तर पर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हम ग्राम पंचायत को इंटरमीडिएट कॉलेज दे दें काम करने, तो उनसे नहीं होगा, तो प्राइमरी इसको दें, और जो क्षेत्र पंचायत है 8वीं का उसको दें, और 12वीं का जिला पंचायत को दें। तो ये सब्सिडरी प्रिंसिपल हुआ उनको करने का। जब ये आपका काम बिल्कुल निश्चित हो गया कि भाई ये काम करना है, उसी के बाद फिर फंक्शनरी जो काम करने वाले और जो पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर काम ही निश्चित नहीं है कि करना क्या है, कोई काम निश्चित नहीं है। जब भी अगर कोई, अगर जैसे ये आया जो प्रॉब्लम, जो पेंडिंग हुआ, ये जो महामारी आई, हाँ भाई ये कर दो, ये कर दो। मैं यूपी का एग्जाम्पल देता हूँ। 3 अप्रैल को एक लेटर निकला कि ये काम करने, ये कमेटी बननी, ये कमेटी, ये करना, ये करना, ये करना। तो ये काम इनका है, सरकारी अधिकारियों का और पंचायतों का काम है। लेकिन सीतापुर के अंदर वहां पर कोर्टियम ठीक नहीं चला, वो जब घर चले गए तो वो जो प्रधान था उसको जेल भेज दिया। क्यों? उसकी क्या गलती थी उसमें? भाई कमेटी क्यों नहीं बनाई? कमेटी का अध्यक्ष है, वार्ड मेंबर है, और फिर जब आपको ऑर्डर हो गया तो उसको क्या ऑर्डर दिया है, कहाँ पर कमेटी बनी हुई है, कहाँ पर मीटिंग होती है, सबको पता नहीं है। तो क्यों ऐसा किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते, डराना चाहते हैं
कि इनको डरा के भी रखा जाए। एनीवे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब पैसा और काम करने वाले जब निश्चित होंगे, जबकि हमारे काम निश्चित होंगे, तो हमारे अच्छी तरह से काम भी निश्चित नहीं है। अब हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष ही कह रहे थे, अब जिला पंचायत का अध्यक्ष एक जैसे इलाहाबाद है शायद उससे तीन एमपी होते हैं और एक जिला पंचायत का अध्यक्ष है। आपके यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो जिला पंचायत का तो एरिया एमपी से भी ज्यादा है, तो उसको क्यों नहीं इस तरह किया जा रहा? उसको उस तरह के अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिस्टम नहीं चाहता कि इन चीजों को मजबूत किया जाए। आई मीन जो मैं इरेस्पेक्टिव पार्टी की बात कह रहा हूँ, ये अगर कांग्रेस के या लेफ्ट के या और के भी ले लीजिए आप, वो अगर एमपी एमएलए हैं, लेजिस्लेचर है, वो नहीं चाहते। हिमाचल के अंदर, सॉरी हिमाचल कह रहा, हरियाणा के अंदर जब एक्ट बना के गए और भजन लाल जी मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि ये जिला पंचायत को आप खत्म कर दीजिए, तो जिला पंचायत ही खत्म कर दिया। तो 73rd अमेंडमेंट के बाद ये नहीं है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि एक पार्टी की बात नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं कि जो भी एमपी एमएलए है वो नहीं चाहता कि पंचायतें मजबूत हो, वो नहीं चाहते कि ये पावर का सेंटर बने। ये महत्वपूर्ण बात है। और जो नौकरशाह है वो नहीं चाहते कि वो पंचायतों के अंदर काम करे, वो चाहते हैं कि जो उनके हायर अफसर हैं उनके अंडर में काम करे, उनको अच्छी सीआर मिले और वो आगे बढ़े। ये मैं नहीं कह रहा, ये अशोक मेहता कमेटी ने 78 में कह दिया है, जब अभी भी सही है। तो मेरा यहाँ पर संक्षेप में कहने का ये है कि इस समय जो स्थिति है कि इवन जो ये जो पैकेज हुआ है, इसमें आप देखो, इसमें भी ज्यादा सेंट्रलाइज पावर सेंटर ने किया है, ये इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं। और उसमें इस तरह का किया गया है कि जो अब तक इस तरह के प्रोविजन नहीं यूज किए गए, लेकिन वो इलीगल नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि आप पंचायतों की तो आगे दुर्दशा और खराब होने वाली है। जब स्टेट की दुर्दशा होने वाली है इस तरह, तो राज्य का क्या होगा? आप अगर लिटरेचर पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर जरूरी है कि पंचायतों को आंदोलित होना, और वो किसी भी पार्टी के हों, किसी के भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के, उनको एक साथ मिलकर इधर स्ट्रगल करने की जरूरत है। मैं एग्जांपल देता हूं, जो बात करते हैं केरल की, कि केरल के अंदर कुटुंब, वहां सामाजिक पूंजी है। सामाजिक पूंजी आपके हिमाचल में भी है, मतलब उत्तराखंड में भी है, हिमाचल में भी है। लेकिन जो कास्ट और कम्युनिटी के कारण जो बहुत सारा बाइफर्केशन हुआ है, उसके कारण वो जो समाज में था उठना बैठना, वो सब खत्म होता जा रहा है। और उसी की ये प्रॉब्लम है कि जो डिवाइड और रूल की बात हो रही है। तो सोशल कैपिटल के अंदर वहां क्या है कि एनजीओज हैं, एसोसिएशंस हैं, रिलीजियस ग्रुप है, ट्रेड यूनियंस है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, और वहां पर सप्लाई और डिमांड साइड दोनों मजबूत है। इसका अर्थ ये क्या हुआ कि जो सप्लाई साइड है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट जो आई, उन्होंने भी पंचायतों को मजबूत किया। और वो क्यों मजबूत कर पाई? क्योंकि डिमांड साइड मजबूत थी। वो क्यों मजबूत थी? कि वहां पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत मजबूत थी, और वहां पर सामाजिक आंदोलन भी हुए, और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वहां पर पावर में, उन्होंने उनको अपने सत्ता में आने के लिए यूज किया। यहाँ पर सत्ता से उनको दूर रखते हैं, भाई वोट दे दीजिए और आप गांव के अंदर कुछ नहीं करते, भाई जरा ठीक ठाक रहे करते हैं, ये करते हैं, किसी का ये नहीं करते। अच्छा, अगर ट्रेनिंग की बात ले, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात ले, वो भी इस तरह का है। जो मैंने देखा, मैं एक इंस्टीट्यूट में
स्टेट इंस्टीट्यूट में भी रहा हूं और मैंने देखा गवर्नमेंट का स्टेट लेवल पर कि जो डीडीपीओ जो डीपीआरओ वगैरह होते हैं, वो बैठक होती है बहुत बड़ी हॉल में, वो पीछे चपरासी है हो जाता है। महिपाल सर, आप जो है ना अपना वीडियो बंद कर दीजिए, आपका ना फॉर्मूला है वो अडॉप्ट करने की जरूरत है। महिपाल सर, महिपाल मैं सर, खत्म कर रहा हूँ साहब। नहीं नहीं नहीं, आप बोलते रहिए। आपके ना वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके यहाँ नेटवर्क डाउन लग रहा है, ऑडियो अच्छा आएगा फिर आपका। कैसे कैसे करो वीडियो बंद? वो देखो उसमें साइड, लेफ्ट साइड में एक बना हुआ है। ओके, कर दिया मैंने। अब आपकी आवाज अच्छी आएगी। जी जी। जिसके यहाँ भी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, वीडियो बंद कर दीजिए। तो मेरा तो वीडियो नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है, बंद रहेगी, आवाज अच्छी आएगी। तो मेरा यहाँ पर आप लोगों कहने का ये बात, मेरा जो पर विचार ये है कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज, आप इसको और किसी रूप में ले लीजिए कि लोगों को एजुकेट करना, बताना है कि क्या आपका अधिकार है, ये राज्य क्यों बना था और इसमें क्या उस समय उम्मीदें थी, नंबर 1। फिर उसको एजुकेट, फिर लोगों का अंदर में अच्छा यार ये बात है, हमको तो कुछ मिला ही नहीं है, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, शिक्षा में कुछ नहीं है, प्राइवेट वहां इंस्टीट्यूशंस का प्रमोशन हो रहा है, जो पब्लिक हेल्थ है वो नहीं है। तो ये सब चीजों को फिर लोगों के अंदर थोड़ा अंदर एजिटेशन आएगा, यार इसको क्या किया जाए, भाई इकट्ठे हो, आंदोलन करो। तो मेरा कहने का सिर्फ ये है कि जहां जहां पंचायती राज मजबूत है, और केरला का एग्जाम्पल है, आपका कर्नाटका का है और जगह का है, वहां पर जो लोगों दे दो भाई, वहां पर आंदोलन किया है, ये पल्लू तो ये आपको ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की जरूरत है, और इन इंस्टीट्यूशंस को भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत है, ताकि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए, उनको इंपावर करने के लिए, उनको पावर में लाने के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट बने। तो मेरा संक्षेप में यही कहना है। और अभी तक जो पंचायतों का पावर देने की बात है, 15-16 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी, उसके बाद नहीं किया कि सभी स्टेट्स के अंदर, अगर शायद एवरेज मेरे ख्याल से 50-60% भी, मतलब अगर 100 होना चाहिए था तो 50 के आसपास ही विकेंद्रीकरण हुआ है, और उसमें अधिकतर केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उधर वो साउथ के अंदर हुआ है, इधर नॉर्दर्न इंडिया में नहीं हुआ। दूसरा, इवन जो अब आप ये दूसरी बात ये देखें कि अगर कोई गांव के अंदर कोई छोटा मोटा झगड़ा वगड़ा हो जाता है तो उससे एक परिवार नहीं प्रभावित होता, उससे 20 परिवार प्रभावित, 20 लोग प्रभावित होते हैं, ये गवर्नमेंट का डेटा है। और 3 करोड़ के केस पेंडिंग पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब है 60 करोड़ जो लोग हैं वो प्रभावित हैं। लेकिन जो पंचायत जो आपका न्याय पंचायत की संस्थाएं हैं या जो लोकल लेवल पर है, वो उनका समाधान करते हैं छोटे मोटे झगड़ों का। और आपने देखा होगा, अगर बाहर भी केस चलता है तो फिर भी गांव के लोग बैठकर उसको दूर करते हैं। तो ये जो था न्याय पंचायत का, ये भी गवर्नमेंट ने डिलीट कर दिया, ये भी नहीं है। तो दूसरी बात यह है देखने की, जो पंचायतों से, लोकल बॉडी से चुनकर एमएलए एमएलसी जाते हैं, वो क्या वहां बात रखते हैं कि वो बात रख के भी, ये आप उसकी स्टडी कीजिए कि उन लोगों ने कितना पंचायतों को सशक्त करने के लिए असेंबली के अंदर बात रखी है, या उन्होंने वोट देकर और इस बारे में कोई काम नहीं किया है। आप अगर मुझको इसका अगर डिटेल दें तो मैं उसका एक रिपोर्ट आपको बना कर दूंगा। ये मैं अपनी तरफ से ऑफर करता हूँ, उसको लिखूंगा कि क्या वहां पर हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ। तो संक्षेप में
जो ट्रिपल एफ की आप बात कह रहे हैं, वो जरूरी है कि आपका जो कार्य है वो पूरी तरह डिफाइंड हो। अब आप अगर देखें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसके अंदर लोकल अथॉरिटी लिखा है। एक्ट हमारा बना था 92 में, 92 में एक्ट बना, उसमें तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है, तो इसमें लोकल बॉडीज क्यों लिखा? लोकल बॉडीज तो ऐसे ही है कि कोई उनको तवज्जो नहीं दी गई है। एक्ट के अंदर लोकल बॉडीज है, वो भी हेल्प करेंगी। वो तो गवर्नमेंट है, उनको तो पूरा अधिकार है, उनको लोक स्टॉक एंड बैरल सीधा उनको डिवोल्यूशन हो गई है, आपको पैसा दिया जा रहा है और ये इसमें इसके लिए ये सुधार कीजिए। तो मेरा इसमें कहना यह है कि पहले कार्यों को डिफाइन किया जाए कि कार्य क्या करना है, और उसके बाद फिर फंक्शन और फंक्शनरीज किया जाए, और उसके बाद ये डिसाइड होगा। और इसके लिए संक्षेप में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि लोगों के जागरूक होकर अंदर ये होगी भाई करना क्या है, करना क्या भाई, इकट्ठे होकर आंदोलन किया जाए, तभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है। जी सर, अभी हम एक उदाहरण आपको दूं। हम सर वापस आते हैं आपके पास। जी, तो संक्षेप में ये मैं कहना चाहूँ, फिर बाद में बातचीत करेंगे, क्वेश्चन होगा। तो थैंक यू वेरी मच। जी, मैं किशोर उपाध्याय जी से बोलूंगा कि आप अपना वक्तव्य रखें। नहीं, मैं तो प्रेम भाई और कौन कौन है पार्टिसिपेंट, वो सब लोग मैं तो सुनने के लिए हूँ। दीपक भाई भी दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार अध्यक्ष जी। नमस्कार। तो बाद में जब आप नमस्कार तन्मय जी को भी सुनेंगे। नमस्कार तन्मय भाई। मोहतरम जोशी जी और रोहित नेगी हैं जो हमारे आजकल दिल्ली से काम कर रहे हैं, इस पूरा टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं। रोहित सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं दिल्ली में। तो आप कंटिन्यू रखिए फिर जी थोड़ी देर में जब आप कहेंगे। मैं क्योंकि थोड़ा विलम्ब से मैंने ज्वाइन किया है। आज थोड़ा टेक्निकल दिक्कत हुई, तो आज का हम ये मान के चल रहे हैं कि ठीक है, अब आपका ही नंबर है बोलने का। फिर उसके बाद दीपक भाई से हम दोबारा सुनेंगे जो उन्होंने बोला है इस सब के लिए। अच्छा, दीपक जी ने पहले कह दिया है। एक बार उन्होंने बात करी, तब हम लोग इनफॉर्मल चल रहे थे, फिर अब आप लोगों के आने के बाद अब दोबारा शुरू करेंगे। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? जी, मैं आप सभी साथियों का और प्रेम जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और सभी साथी अभी जैसे मैपाल भाई तो बहुत ही एक्सपर्ट है इन सब चीजों में, उतना विशेषज्ञ मैं नहीं हूं, लेकिन जब ये बात चल रही थी जिसका जिक्र किया मैपाल भाई ने और मतलब जोशी जी भी जुड़े हुए हैं, तो हम दिल्ली में उस प्रोसेस में थे थोड़ा बहुत। जब राजीव जी ने आपको याद होगा, और उसके बाद मेरे ख्याल से फिर जो वोट क्लब है उसके बाद वो वहाँ रैलियां हुई भी नहीं। मेरे ख्याल से टिकैत साहब की हुई थी और उसके बाद वोट क्लब में रैलियां बंद हो गई थी। तो राजीव जी ने कहा था कि जो यहाँ से सेंटर से पैसा जाता है, और मुझे पूरा याद है कि वो खाली जो है वो 40% जाता है, 60 पैसा तो जो है पता नहीं कहाँ चला जाता है, ऐसा कुछ पता ही नहीं है। और तब उसके बाद ये एक प्रोसेस शुरू हुआ कि इसमें क्या करना चाहिए, और तब ये पंचायत राज एक्ट वगैरह की बात आई। और उसमें भी आपको मैं प्रेम जी और सबको बताना चाहता हूँ, उस समय तो मतलब जोशी भी हम ही लोगों के साथ काम कर रहे थे। हमारी पार्टी में उसका बड़ा भारी जो है विरोध, और हमारे जितने एमपी हैं मेरे ख्याल से उसमें 2/3 एमपी राजीव जी के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई ये बनना नहीं चाहिए पंचायती राज एक्ट, क्योंकि अभी सारी की सारी जो है जहाँ पर पंचायतें हैं, जिला पंचायत हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, और आपको याद होगा कि एक बार तो कितने 25 साल तक मेरे ख्याल से लोग जो है वो प्रमुख रहे उस व्यवस्था के तहत। तो अभी सारी जगह हमारा कब्जा है, इसलिए जो है इसमें आप छेड़छाड़ मत करिए। और उसमें अगर कभी आपकी बात होगी हरीश राव जी से, तो हरीश राव जी भी उस डेलीगेशन में थे जहां तक मुझे याद है, तो वो बताएंगे कि उसमें क्या क्या बातें थी और क्यों इस तरह की बातें हुई थी। तो उसमें जब ये स्थिति पैदा हुई तो राजीव जी ने कहा कि भाई आप लोगों की सरकारों के लिए हम आम आदमी का बुरा नहीं कर सकते हैं,
और मेरी इच्छा है कि जो पैसा जाता है वो पैसा जो है वो सीधे जो है गाँव तक पहुंचे, जिससे गांव की स्थिति सुधर सके। राजीव जी को अमेठी में गांव का बड़ा अनुभव था। वो मेरे ख्याल से अमेठी का ऐसा कोई गांव नहीं होगा उनके लोकसभा क्षेत्र का जिसका उन्होंने 81 से लेकर के जब तक वो एमपी रहे वहां, तब तक ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसका उन्होंने भ्रमण नहीं किया होगा। तो उनको ग्राउंड रियलिटीज पता थी, तो इसलिए उन्होंने ये एक्ट बनाने की बात की। और मेरे ख्याल से अगर उसी समय इसके बाय लॉ अगर सारी चीजें तय हो गई होती तो मेरे ख्याल से इसमें इतनी सारी जो है परेशानियां हैं। जैसे अभी परेशानी क्या है, दीपक जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने किस हिसाब से जो है वो अपना अध्यक्ष का चुनाव जीता है। हमारे जो क्षेत्र पंचायत हैं वो किस तरह से अपना चुनाव जीते हैं। बल्कि जब एक बार मैंने मणिशंकर अय्यर जी को कहा भी था, मैंने कहा इसमें आपको जो है कुछ न कुछ अमेंड करना चाहिए। और जब हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर थी, मैंने ये सुझाव दिया था कि भाई कम से कम जिला पंचायत अध्यक्ष का और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का जो हमारे प्रमुख साहब हैं, इनका आप सीधे सीधे चुनाव करवाइए, नहीं तो इसका कोई फायदा जो है वो मिल नहीं रहा है। बिल्कुल। और मैं जब विधायक था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं जब यहाँ एक्ट नहीं बन रहा था तो मैंने उसमें एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था जिसको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय रखा नहीं उसमें सदन में। और ये दुख का विषय हमारे लिए कि हम उत्तराखंड में मेरे ख्याल से 18वें साल में जो है हम पंचायती राज एक्ट बना पाए अपना, नहीं तो वो सारा का सारा हमारा जो है वो उसके हिसाब से चल रहा था जो उत्तर प्रदेश का पंचायती राज एक्ट है। तो मेरा मानना यह है कि पंचायती राज एक्ट जैसे भी महिपाल भाई ने कहा, या तो आप किसी संस्था को मत बनाइए, और अगर आपने बनाई है तो जिस मंशा से उसको बनाया गया है, अगर उसमें उन विभागों को देने की बात है, उसमें तो यहाँ तक था कि भाई वहाँ के जिलाधिकारी की जो है सीआर जो है वहाँ का जिला पंचायत का अध्यक्ष लिखेगा। हालत ये है कि कई बार जो है वो मीटिंग में अधिकारी तक नहीं आते हैं, जिलाधिकारी की बात तो छोड़िए। अभी मैं तो मुख्य रूप से जो आना चाहता हूँ, जो प्रेम जी से बात हुई थी, और हमारा उत्तराखंड जो है ये इसमें 72% हमारा वन है। और मैं पिछले 2-2.5 साल से जो हमारे पुश्तैनी हक हकूक थे और वनाधिकार थे, मैं उन पर काम कर रहा हूँ। मथुरा दत्त जी भी उसमें जुड़े हुए हैं और भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर उत्तराखंड में जो हमारे पुश्तैनी हक हकूक थे, हमारा जीवन जंगलों पर आधारित था, उसमें पंचायतें, तब चाहे वो जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, और 2006 का जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, वनाधिकार कानून है, उसके तहत यहाँ की तस्वीर और तासीर ये लोग बदल सकते हैं अगर उसमें ये सहयोग करें। और उसमें 2006 के उसमें साफ साफ लिखा हुआ है हमारे जो कम्युनिटी राइट्स हैं, हमारी इंडिविजुअल राइट्स हैं, उस समय की यूपीए सरकार ने वो सारी की सारी व्यवस्था कर रखी है। अब हम तो अब तन्मय भाई हो सकता है पहले इनके पूर्वज यहाँ देहरादून आ गए हों, मैं तो बहुत बाद में दिल्ली गया। हमारा तो सारा का सारा जीवन ही जो है वो वनों पर आधारित था। हम पशु चारण करते थे, हम चून की खेती करते थे, हमारा यहाँ तक कि रोज का जो भोजन वगैरह भी उसमें मेरे ख्याल से ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन जंगल से लाई हुई कोई चीज नहीं रहती होगी, यहाँ तक कि आखिर तक की हमको अनुमति थी। तो मेरे ख्याल से अगर उत्तराखंड को जिंदा रहना है, जीवित रहना है, और जिस तरह की स्थिति है, बड़ी बड़ी दीवारियां जिस तरह से गाँव में टूट रही हैं, और इस समय जो हमारे अब लोग तो उनको प्रवासी कहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ भाई अपनी मजबूरी में जो लोग बाहर गए काम करने के लिए वो वापस आए हैं, तो नए तरीके से अगर इस कोरोना की महाविपत्ति में अगर उत्तराखंड को सही तरीके से अगर हमको संभालना है, तो हमारे जो पुश्तैनी हक हकूक और वनाधिकार हैं वो हमको वापस मिलने चाहिए। उनका स्वरूप आप बदल सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम जंगल काट देंगे। भाई हमारे लिए खुशी की बात यह है कि परसों ही 30 मई को तिलकारी जो शहीदों का हमने स्मरण किया, तो उन्होंने जब उस समय की सत्ता ने
उनके अधिकारों पर अतिक्रमण करने की कोशिश की, तो उस समय तो ना सड़क थी, ना संसाधन थे, ना उसके साथ साथ जो है कोई कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम था। तो वो लोग वहां बाहर निकल आए और उसमें कितने लोग मारे गए आज तक लोगों को पता नहीं। आप लोगों को ये जानकारी होगी कि जब वो लोग जेल में थे और सत्ता के लोग उनसे मिलने के लिए गए, उनसे माफी मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने वो हंस दिए उनपे। और हालत ये हुई कि जब वो जुर्माना नहीं दे सके तो तन्मय भाई उनके बहु बेटियों की नीलामी हुई उस समय, तब भी वो लोग झुके नहीं। उनको अपने जल जंगल जमीन से इतना जो है उनको प्यार था। तो आप ये देखिए कि जब सत्ताएं उस पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं तो वो आंदोलन भी, मेरे ख्याल से वनवासियों का, अरण्यजनों का, गिरिजनों का वो पहला आंदोलन यहाँ उत्तराखंड से शुरू हुआ। और अगर आप उसकी बात करेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन की, तो वो आंदोलन चिपको से लेकर के और सारे के सारे आंदोलन जो है वो यहाँ शुरू हुए हैं। तो मेरे विचार से जो हमारी पंचायतें हैं वो उसमें एक अच्छा रोल अदा कर सकती हैं, अगर हम उसमें कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना सके कि हम अपने अधिकारों को लेने की हमें एक जिज्ञासा हो, और उन अधिकारों को अगर हम लेना चाहें तो उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर, यहाँ के जल जंगल जमीन तो हमारे पास है नहीं, इन दोनों से बदल सकती है। और उसमें मेरे ख्याल से हमारे जिला पंचायतों के हमारे जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायतों के सदस्य हैं, प्रमुख हैं, ग्राम पंचायतों के, अभी ग्राम पंचायतों की बड़ी ही खराब स्थिति। आपने कोरोना में उनको कहा कि भाई आप जो है ये काम करिए, और आपने उनको नक और दंतविहीन बना दिया, कोई पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मैंने उस समय भी चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी को, बड़ी परेशानी उनकी भी, मैंने सारे प्रधानों से बातचीत भी की, और उसमें जो है अब जाकर के थोड़ा बहुत जो है, जैसे अभी महिपाल भाई कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में तो उन पर मुकदमा भी हो गया। मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही जाति की बात है, आप उनको कुछ दोगे नहीं और उनसे सब काम लेना चाहोगे इस तरह की स्थिति में, जबकि स्थिति ये हो कि भाई आप अगर कहीं संक्रमण में आप भी आ गए तो आपकी जान भी जा सकती है। इतना महत्वपूर्ण काम आपने उनको दिया और उनको से संसाधन नहीं दिए। जी, जेल भेज दिया, जेल भेज दिया। हाँ, जेल भेज दिया। बताइए जो है कैसी प्रधान को सीतापुर में, बताइए कितना दुख की बात है। और यहाँ तो हालत ये हो गई है कि ग्राम सभाओं के पास संसाधन नहीं है। अब क्षेत्र पंचायत आप अगर क्षेत्र पंचायत आप चुनते हैं और उसके बाद जब उसका प्रमुख का चुनाव हो जाता है तो उसके बाद उनके पास बेचारों के पास कोई काम ही नहीं रहता है। तो एक नए दृष्टिकोण से इन संस्थाओं को जो बहुत महत्वपूर्ण है लोकशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए और गांव के विकास के लिए, नए दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। मेरा मानना ये है, हम उस तरह का मेरे ख्याल से एक्ट यहाँ पर बना नहीं पाए जो इन सारी चीजों का जो समावेश होना चाहिए था। क्योंकि उसमें परेशानी क्या होती है कि एमपी साहब और एमएलए साहब को बड़ी परेशानी होती है कि अगर उनके अधिकार कम कर दिए गए तो फिर जो है उनकी बात कौन सुनेगा। मेरे ख्याल से ये मुख्य रूप से उसमें समस्या है। और उस अवधारणा जिससे, और कांग्रेस के लिए तो ये एक जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक संकल्प होना चाहिए। जब नेहरू जी ने पंचायतों का राजस्थान में शुरुआत की और उसके बाद राजीव जी ने जब एक नया दृष्टिकोण दिया, एक नई दृष्टि दी, तो मेरे ख्याल से हर कांग्रेस जन के लिए उसके लिए समर्पित होना चाहिए। मेरा मानना तो यह है। और मैं इस समय बहुत धन्यवाद देता हूँ सब लोग जो जुड़े हैं, और उसके साथ साथ ग्राम प्रधानों को उत्तराखंड में इन कठिन परिस्थितियों में, इस महामारी में जिस तरह से उन्होंने बिना संसाधनों के अपना काम किया है। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने, हमारे जिला पंचायत सदस्यों ने, क्षेत्र पंचायत और प्रमुखों ने, तो उनमें काम करने की ललक है, जिज्ञासा है, उसको आगे कैसे। कल इन्हीं लोगों ने भाई विधानसभा में भी आना है, लोकसभा में भी जाना है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छे ट्रेनिंग के वो भी है, ये इंस्टीट्यूट है कि भविष्य की अच्छी लीडरशिप हम तैयार कर सके। तो प्रेम पाखंडी जी, आपने बहुत अच्छा जो है आज ये रखा है, तो मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और मुझसे कोई सवाल हो, कोई बात हो, तो आप जो है अभी आप जुड़े रहिए, बातचीत में कर रहे। तन्मय मंगाई, तन्मय मंगाई, आप अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। तन्मय मेरे ख्याल से यहाँ देहरादून में बारिश बहुत हो रही है, शायद उस वजह से हो गया। मथुरा दत्त जोशी जी, आप अपनी बात रखिए।
अनम्यूट कीजिए। तन्मय अब आए। धन्यवाद। अच्छा सॉरी एक्चुअली मेरा थोड़ा पहला अनुभव जूम की मीटिंग का। अच्छा। क्या है कि आगे हो गया तब तक कॉल आने लगे, 9 बजे हमारा मीटिंग था। हाँ, बोलिए जोशी जी बोलेंगे, फिर उसके बाद तन्मय बोलेंगे। जोशी जी। धन्यवाद बौखंडी जी। महिपाल भाई और आदरणीय किशोर उपाध्याय जी ने जो बात कही है, मैं उससे अपने आप को संबद्ध करता हूं। और बहुत लंबे समय से हम लोग निश्चित रूप से पंचायतों में काम कर रहे हैं, और जैसा आदरणीय किशोर जी ने कहा कि मेरा सौभाग्य रहा कि राजीव जी ने जो कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम चलाया था उसमें मुझको काम करने का मौका मिला। और जो 86-87 से हमारे जो पंचायती राज एक्ट में संशोधन करने की बात राजीव जी की सरकार ने शुरू की थी, तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में तमाम सेमिनार कराए थे और हर राज्य में कराए थे। तो उस सेमिनार में मुझको भी सम्मिलित होने का मौका मिला। जिला स्तर से लेकर जो राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार हुए उसमें एक ड्राफ्ट बन के भी गया, और उसमें 87 से 88 में उसमें संसद में उसको रखा भी गया, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय वो ढंग से पारित नहीं हो पाया। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने फिर दोबारा, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके पंचायतों को अधिकार देने की बात कही। जोशी जी, लेकिन जैसा महिपाल जी ने कहा, जी जोशी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ग्रास रूट में क्या आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे ख्याल से उस पर चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप निश्चित रूप से तो भूमिका की बात थी। लेकिन जो आज की स्थिति है, आज तो ये स्थिति कर दी उत्तराखंड की सरकार ने। एक तरफ हम जो सेमिनार भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, पंचायतों को मजबूत करने की बात करते हैं, बहुत से राज्यों में काम भी हुआ है, बहुत से राज्यों में कुछ काम हुआ। आज उत्तराखंड की सरकार ने, तो मैं अभी कहूँ, माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं। जिला पंचायत में अभी किशोर भाई ने कहा कि जिलाधिकारियों की CR लिखने का अधिकार होता था अध्यक्ष को। जब कांग्रेस की सरकारें थी तो निश्चित रूप से अधिकार था। आज CDO जो होता है, जिला पंचायत का सेक्रेटरी होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, और जिला पंचायत का अध्यक्ष एक एक्ट के तहत जिला योजना समिति का उपाध्यक्ष भी होता है। लेकिन इस सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है, उसने पंचायतों के हक में कुठाराघात करते हुए जिला पंचायत के अध्यक्ष को बाईपास करके जिलाधिकारी को नियोजन समिति का उपाध्यक्ष बना दिया और प्रभारी मंत्री को उसका अध्यक्ष बना दिया। प्रभारी मंत्री और जिला पंचायत जिलाधिकारी हैं, वो बांट के जिला योजना की बंदरबाट कर ले। हम माइक्रो प्लानिंग की बात करते हैं, ब्लॉक स्तर से, ग्राम सभाओं को मजबूत करिए, वहां से नियोजन समितियां बने, सब जगह करने की बात सारी सरकारें करती हैं। लेकिन निश्चित रूप से, जैसा अभी किशोर भाई ने भी कहा और महिपाल भाई ने भी कहा, कि हम पंचायतों के प्रति संवेदनशील नहीं। कोई भी राजनीतिक दल हो, पंचायतों को मजबूत करने की बात नहीं की। पंचायतों को तो इतने भी अधिकार थे कि हमारे यहाँ सरपंच होते थे पहले, न्याय प्रणाली भी पंचायतों के हवाले थी, अब आदिकाल से भी चला। आज की स्थिति में जोशी जी कनेक्शन कट गया आपका, आप वीडियो बंद कीजिए। जोशी जी आपका वीडियो बंद कीजिए, ऑडियो सुनाइए सिर्फ। जब तक जोशी जी जुड़ते हैं तन्मय, तब तक अपनी बात रखें। मेरे को लग रहा है कि आज मौसम बहुत खराब चल रहा है बाहर। हाँ, मौसम खराब हो रहा है, बाहर में भी दिक्कत है। देखना आ गए शायद जोशी जी आ गए? नहीं चलिए ठीक है। तो प्रेम भाई धन्यवाद मीटिंग बुलाने के लिए। दरअसल में जिला पंचायत तो बड़ा पेचीदा सा विषय है। मैं सच बताऊं, मेरे को बहुत गहरी जानकारी है नहीं। मैंने कुछ विषय ऐसे हैं जिनसे पाला कम पड़ा है, उनमें से पंचायती राज भी है एक तरह से। लेकिन मैं मोटा मोटी सरसरी बाहर की दृष्टि से, मतलब समझ लो लेमैन की दृष्टि से मैं बात करूंगा, जो इस पूरे सिस्टम को बाहर से देखता है। तो आज की तारीख में मैं तो उल्टा देख रहा हूँ। आप तो पंचायतों की बात पिछले अति सेंट्रलाइजेशन की तरफ गया है। और मैं पिछले दिन एक न्यूज में पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान का जो सिस्टम चल रहा है वो PM, CM और DM के थ्रू चल रहा है, जिसमें 3 लोग महत्वपूर्ण है, उसके अलावा कोई महत्वपूर्ण नहीं है।
आप तो जिला पंचायत की बात कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि आज की तारीख में चाहे वो दिल्ली का मॉडल हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे हाँ, वो मेरी आवाज आ रही? हाँ जोशी जी आ रही है। हाँ अब आ रही है। हाँ चलिए, आप जोशी कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, हम सेकंड राउंड में आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आप तन्मय भाई कंटिन्यू करें, बीच में मैं अच्छा ठीक है। तो मुझे मतलब जय मैं तो सत्ता के केंद्रीकरण की बात जरूर करूंगा। जो हमको दिखाई देता है वो तो सत्ता का अति केंद्रीकरण पिछले दिनों बढ़ रहा है, और बढ़ना तो अलग बात है, लेकिन आम समाज में और इसलिए जो कोरोना की जो फाइट है उसने इसलिए पूरे देश को उधेड़ कर दिया है, क्योंकि इसमें आपने कॉम्पिटेंट लोगों की फौज नहीं खड़ी करी, आपने लोगों को निर्णय लेना नहीं सिखाया, आपने लोगों को चेहरे नहीं बनाया। यहाँ आज की तारीख में राजनीति में चुनिंदा चेहरा है, या तो प्रधानमंत्री चेहरा है, या मुख्यमंत्री चेहरा है, या निचले लेवल पर डीएम एक तरह से चेहरा है, और बाकी सब लोग गौण है। अब जब आप, मुझे लगता है जब सक्षम लोगों की फौज ही नहीं खड़ी करते हैं तो आप किसी भी लड़ाई को लड़ेंगे कैसे? अल्टीमेटली युद्ध हो गया शुरू, और ये एक ऐसा युद्ध है ये जो कि लड़ाई ग्राम पंचायत या निचले लेवल पे जाना है, और निचले लेवल का सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम हो चाहे वो ऑफिशियल सिस्टम हो, इतना कमजोर है। तो जिस जिस प्रदेश में ये सिस्टम मजबूत रहा, कंपैरेटिवली केरला की हम बात कर रहे थे, वहां पर इससे अच्छा लड़ पाए। जहाँ ये सिस्टम कोलैप्स्ड है हम सब लोगों के इर्द गिर्द, वहां पर निर्णय कौन लेगा? अब प्रधानों की अब बात कर रहे थे किशोर जी, मैंने सुना भी और वो बस सच है। हमारा एक कैंपेन चलता है सर, कोना कक्षा करके, और हम लगभग 500 स्कूलों में आम समाज के सहयोग से लाइब्रेरी चलाते हैं, और हमारी इच्छा रहती है कि पहाड़ के बच्चों को हम कुछ अच्छी किताबें, और असली बात है कि लोगों को इस सरकारी जो शिक्षा है जो पहाड़ों में, उसका कनेक्ट करें और लोग संवेदनशील बने, शिक्षा एक बड़ा सवाल बने। तो उसके मार्फत क्या हुआ कि जब कोरोना का काल आया तो हम लोगों ने बहुत लोगों से संपर्क किया, हमने कहा यार हमको कोई दिक्कत हो रही, तो मुझको कई लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, शिक्षकों ने बोला कि सर यहाँ पर क्या हुआ कि प्रधानों की जिम्मेदारी दी गई क्वारंटीन सेंटर की। अब प्रधानों को बजट मिला नहीं तो प्रधान लोग भाग गए वहां से, उन्होंने 2-1 दिन बाद फोन उठाना बंद कर दिया। अब टीचर तो सरकारी नौकर है, उसकी मजबूरी हुई, उसे वहां रहना पड़ गया। तो आप ये देखिए कि जो नीचे का सिस्टम है उस पर ना तो कोई वर्कआउट किया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दी गई। हम लोगों ने कई जगह भोजन भिजवाया, पैसे भिजवाए, 10वें 11वें दिन जाकर के उनको भोजन का किट मिल रहा है। तो जो एक मैं आप पंचायती राज की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम भी है उसको भी इतनी लापरवाही से हैंडल किया जा रहा, उसकी इतनी मतलब उसकी कोई से नहीं है। तो वो पूरा इस पूरे दौर में वो जो बातें दबी छुपी थी, जब हम सोचते थे कि जिला पंचायत अध्यक्ष या जो पंचायत है उनके अधिकार क्षेत्र वो कुछ कोई पावरफुल लोग होते हैं, तो वो इस पूरे सिस्टम में इतने कमजोर नजर आए और इसलिए सब बढ़ रहा। तो ये मुझे लगता है कि ये पूरे जो सत्ता के केंद्रीकरण का जो बाहर से देखें तो एक माइंडसेट में जो बदलाव आ रहा है वो बहुत खतरनाक है। हमको पावरफुल चीफ मिनिस्टर हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी, कोई भी एक्सवाइजेड, नवीन पटनायक हो, हमको एक पावरफुल आदमी चाहिए। हम सोचते हैं वो एक ईश्वर की तरह आदेश करता है, हम सब उसका पालन करते हैं। जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात है वो बिल्कुल हाशिए पर है, और आइडियोलॉजिकली भी हाशिए पर। सबसे बुरी बात है, चलो एक सरकारों की उदासीनता तो समझ में आती है, लेकिन आइडियोलॉजिकली हाशिए पर है। इसलिए प्रेम भाई के कहने पर आज की मीटिंग में इसलिए आया क्योंकि मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि निचले लेवल पर चीजों को मजबूत होना बहुत जरूरी है, तभी आप कोई वास्तविक डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, और या आप वास्तविक मतलब बदलाव की बात भी कर सकते हैं। क्योंकि बदलाव अभी जो सोचा जा रहा है कि केवल डीएम बदल देगा, केवल सीएम बदल देगा, ऐसा हो नहीं रहा है। और बड़े बड़े लोगों की पोल पट्टी इस पूरे प्रोसेस में खुली है, क्योंकि सत्ताओं के पास पैसा है, सब कुछ तंत्र है, तो इसलिए उन्होंने ढका हुआ है। लेकिन कायदे से इस पूरे क्राइसिस में जो भी कमी नजर आई है उसका एक बड़ा कारण सत्ता का अति केंद्रीकरण है, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का अभाव ने कोरोना की लड़ाई को पूरे देश में मतलब एक तरह से मतलब उन्हें सत्ता की पोल खोली है, मैं मानता हूँ। धन्यवाद। मुझे लगता है कि इसके बाद अगर हिंदुस्तान का स्वास्थ्य सिस्टम, जैसा कि प्रेम भाई बता रहे हैं कि स्वास्थ्य सिस्टम भी पंचायतों का अधीन आए या इस तरह का सिस्टम बने जो स्वास्थ्य लेगा, शिक्षा का सिस्टम डिसेंट्रलाइज रहेगा, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ी फोर्स, ज्यादा बड़े समाज को इन्वॉल्व कर पाएंगे। बस मेरी बात इतनी है, क्योंकि मैं इस विषय को सुन रहा था, मुझे अच्छा लगा, महिपाल जी से बात की, किशोर भाई ने बढ़िया बात करी, और बिजवाल जी तो अपनी व्यथा बता रहे थे, तो मैं बस अपनी बात इतनी रखना चाहता हूँ। दीपक बिजवान जी, कहीं मेरे ख्याल से कनेक्शन कट गया शायद। दीपक बिजवान जी, असल में वो बहुत खराब हो रहा है।
हाँ आज नेटवर्क बारिश भी आ रही बाहर ना, बारिश हो आ रही रही है, शायद दीपक विद्वान जी के उससे नेटवर्क से आउट हो गए। अभी हम लोगों ने 3 दिन पहले एक वेबिनार किया था, तो राजेंद्र सिंह जी ने बहुत बढ़िया डायलॉग मतलब नारा दिया कि दिल्ली देहरादून में हमारी सरकार और गांव में हम ही सरकार। बड़ा पसंद आया मुझे लग रहा है कि हम जब तक ग्रामीण सरकार की बात नहीं करेंगे तो उनका भला नहीं हो सकता। प्रधानों को, क्षेत्र पंचायतों को और ये जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत हैं, इनको मजबूत करना पड़ेगा ताकि वो वहां के स्थानीय उस पर बात कर सकें। तो ये एक रहेगा हमारा। और मुझे लग रहा है कि वो बाहर हो गए इससे। तो रोहित, आप कुछ बोलना चाहेंगे? रोहित, अच्छा दीपक सभी को नमस्कार। सभी, हाँ दीपक भाई, अच्छा रोहित बोलो। नहीं सर बोल दे, मैं तो ऐसा कुछ है नहीं मेरा, मैं तो अभी सिर्फ छात्र हूँ कह सकते हैं इसको। तो मुझे तो बिल्कुल पंचायत का बेसिकली जो सर ने कहा, तन्मय सर ने कहा कि बेसिक पता है मेरे को कि बार बार का जो तंत्र है अंदर क्या उसकी वो है, वो मेरे को उसकी जानता ही नहीं है। बस मैं अपनी 2 ही चीजें बात रखना चाहता हूँ। जो किशोर सर ने कही थी कि ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है ना, कि क्षेत्र पंचायत उसको सेलेक्ट कर चुनते हैं, तो उसको डायरेक्ट अगर हम इनडायरेक्ट, जैसे हम प्रधान का चुनाव करते हैं, क्षेत्र पंचायत का चुनाव करते हैं, उसी लेवल पे अगर हम ब्लॉक प्रमुख का भी करेंगे तो शायद हम लोग जिस चीज की बात कर रहे हैं वो कंप्लीट कर पाए। क्योंकि जिस हिसाब से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, पैसे का बिल्कुल किस प्रकार दुरुपयोग होता है वो सबको पता है, मतलब सबको कहानी पता है, और उसके क्या क्या रिजल्ट है वो सबको पता है ना। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे आप यहाँ बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल, जैसे ग्राम सभा पे लोगों को जिस चीज पे हम बात करें उनकी बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो जहां तक हो सकता है कि अगर हम ग्राम पंचायत में इसको कैसे, जैसे कोई संस्था है उनको जाके बोले कि वो इन चीजों के बारे में बताएं, तो बेहतर तरीके से इन चीजों को वहां तक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि ये वेबिनार करके या वो करके सिर्फ हम कुछ लोगों तक इस चीज को पहुंचा सकते हैं। ग्राम सभा लेवल पे हम लोग उसका गोष्ठी करें, इस चीज का करें और इन चीजों को बताएं, तो हम और बेहतर तरीके से इन जो हमारी चीजें हैं वो हम वहां तक पहुंचा सकते हैं। जो हमारे कानून है या जो हम लोगों के जैसे आपने वन अधिकार की बात करते हो, तो हम लोग तो ये इसके माध्यम से ठीक है हम आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन ये बातें उन आम लोगों तक जानी चाहिए, ग्रामवासियों तक जानी चाहिए, ताकि वो उन चीजों के लिए खुद लड़ पाए। तो यही चीजें हैं। बाकी मैं सुनने को आया हूँ और आगे हम लोग इस पर और काम करेंगे, यही उम्मीद है। दीपक भाई साहब 1 मिनट ले लूं क्या? जी सर बोलिए। हेलो, 1 मिनट ले लूं? जी सर लीजिए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं और आपको ईमेल भी कर दूंगा जी सर, कि मैंने 16 दिसंबर 2000 इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में एक आर्टिकल लिखा था, और हम लोग, मैं, दसमाना साहब और रविकरण जैन, कई सारे लोग उत्तराखंड में घूमे थे और लोगों से बातचीत किया था। तो उस समय जो आया था वो एजेंडा बिफोर द न्यू स्टेट वो आया था, और उसमें जो बातें आई थी वो ये थी संक्षेप में कि हमको अपने बच्चों का फ्यूचर चाहिए, नंबर 1, हमको जॉब चाहिए, हैंडीक्राफ्ट की अपॉर्चुनिटी चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि उस समय अगर 100 किलोमीटर रोड थी तो उसका 28 किलोमीटर ही पक्की रोड थी। और हमको जंबो टाइप की बहुत बड़ी सरकार नहीं चाहिए, बहुत छोटी सरकार चाहिए जो लोगों का काम देखे, उसमें ज्यादा IAS, IPS, IFS लोग नहीं हो। और जो उत्तराखंड की जो फिलोसफी है वो डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, तो उस पर फोकस होना चाहिए। और उसी समय एक सेमिनार में हमारे तिवारी जी ने बोला था, मैं एक मिनट लूंगा, ये थे PC तिवारी, अब किस पार्टी से कौन थे, लेकिन कन्वीनर ऑफ उत्तराखंड जन अधिकार मंच। उन्होंने कहा था बागेश्वर सेमिनार में, द पीपल हु हैव बीन डिस्ट्रॉइंग द उत्तराखंड do not deserve to govern the state. He had drawn the attention of the pupils to be alert about power contractors. Social political party is essential for strengthening democracy in the state. तो ये मैं संक्षेप में और भी आगे बातचीत करूंगा। उसके बाद भी मैंने एक डिटेल रिसर्च पेपर लिखा था कि पंचायती राज का पीपल्स फ्रेंडली फ्रेमवर्क उत्तराखंड में क्या हो। सर लेकिन मैंने जो संक्षेप में कहा
तो हमारे जो प्रधान दोस्तों कहें कि क्या ये उस समय स्टेट बना था, उनकी ये उम्मीदें थी, वो पूरी हुई है क्या? प्लीज गो अहेड सर। दीपक भाई, दीपक बिजलान जी 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 मेरा ये कहना है, जैसे मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, आप दोबारा से कहेंगे क्योंकि और लोग भी जुड़ गए ना। मेरा जो अभी दोबारा से हमारे बीच में जुड़े हैं, माननीय अध्यक्ष जी जुड़े हैं, किशोर उपाध्याय जी, उनको मेरा नमस्कार, और अन्य जो भी इष्ट मित्रगण जुड़े हैं उनको मेरा प्रणाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंचायत राज की जो बात है या वनाधिकार की जो बात है, अधिकारों के लेकर कभी भी सामान्य तौर पर कभी भी कोई अधिकार नहीं मिला है, चाहे वो हिंदुस्तान की आजादी हो, चाहे वो उत्तराखंड राज्य को बनाना हो, कोई भी अधिकार हमें आसानी से नहीं मिला है। इसे दुर्भाग्य कहें या हम लोगों की परीक्षा की कोई ज्यादा दिनों तक की ओर घड़ी गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पंचायतें तो बनी हैं, महात्मा गांधी जी का और राजीव जी का जो सपना है उसे साकार होने में कहीं ना कहीं आज भी बहुत ज्यादा खामियां अभी भी हैं, जिसकी जिम्मेदार सरकारें हैं और जो ऊंचे पदों पे जाने वाले जनप्रतिनिधि वो हैं। आज मानो मैं जनपद का प्रथम नागरिक हूँ और मैं आज अपने ग्राम प्रधानों का, क्षेत्र पंचायतों का, उनके सदनों का अधिकार का हनन करूं, तो वास्तव में मैं उसी दौर में जा रहा हूं जब रावण राम की कथा होती थी। आज भी वही दिखने को मिल रहा है, आज भी रावण नहीं मरा है, और लेकिन आज राम मर गया है, राम नहीं है कहीं, रावण तो जिंदा ही है, रावण नहीं मरा है। क्योंकि अगर रावण मरा होता तो विधायकों में एक घमंड होता कि हम इस एक्ट को पालन करें या ना करें, या मंत्री को यह घमंड ना होता कि हम इस एक्ट का पालन कराएं या ना कराएं। तो रावण का जिंदा होना ही ये सारे अधिकार के लिए लड़ाई जैसी स्थिति हो जाती है। मैं पंचायतों की व्यवस्थाओं पर जब देखता हूँ, मैं 2008 में जब अपने ब्लॉक के सदन में था तो मैं देखता था कि ये बीडीसी तो होती है लेकिन इनका कोई नहीं रह जाता है, क्योंकि हम गाँव वालों की समस्या का समाधान ब्लॉक स्तर पर नहीं कर पाते हैं। क्षेत्र जब मैं जनपद में आया हूँ 2014 में, तो मैंने देखा ये बैठकें जिला पंचायत की होती हैं, लेकिन जो जनपद के लोगों की जो विकास की योजना है उन्हें हम धरातल पर नहीं ला पा रहे थे। आज मैं 2019 में जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, लेकिन मुझे आज भी लग रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रथम नागरिक का जो नाम दिया है इसे भी हटा देना चाहिए, क्योंकि प्रथम नागरिक का मतलब होता है कि वो अपने प्रथम दृष्टिया जिन चीजों को देखता है उनको वो नीतिगत फैसलों के साथ संवैधानिक चीजों को समझते हुए उन्हें वो पूरा करने का प्रयास करे। लेकिन जब उसकी शक्तियों का यहाँ पर हनन हो रखा हो, तो प्रथम अगर आज राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं, अगर आज जब हम राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं या केंद्र जब कोई ऐसी पॉलिसी बना देता है तो उसका हूबहू पालन होता है, क्योंकि उनके अधिकारों के हनन को बचाया हुआ है। लेकिन जनपद में ऐसी स्थिति नहीं है। प्रदेश में आप देख रहे हैं कि जिसकी भी सत्ता हो, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जितनी भी पार्टियां हैं, दुर्भाग्य है इस देश का कि आज का नागरिक हिंदुस्तान का नागरिक नहीं बचा है। आज का नागरिक कहीं ना कहीं उसी मानसिकता में जी रहा है, कोई भाजपा का नागरिक है, कांग्रेस का नागरिक, कोई सपा का नागरिक है। हिंदुस्तान के नागरिक की जो मौलिक कथा 1947 के बाद दिखने को नहीं। तो आज हम इन अधिकारों की जो बात कर रहे हैं पंचायत राज की, वो भी उन्हीं व्यवस्थाओं के बीच में उपेक्षित भावनाओं के साथ चल रही हैं। मैं आपके बीच में अगर हूं तो मैं किसी चीज कह सकता हूं आज कि अगर पंचायतों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न किसी संस्था का या किसी संवैधानिक सिस्टम का हो रहा है, वो है पंचायत राज। और आज राज्य ने अपना पंचायत राज बनाया है जो कि पूर्व की सरकार ने बना के दिया है, लेकिन उसके जो नियम है, उसका जो प्रोटोकॉल है, वो आज भी पालन नहीं हो रहा है। और इसकी अब आज आंदोलन की जिम्मेदारियां हैं। मैं पंचायत प्रतिनिधियों से भी निवेदन करता हूं और कर भी रहा हूं आने वाले टाइम में कि हम लोग अपनी आवाज को न्यायालय के माध्यम से और अपने वही लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से सड़क से लेकर सदन तक ले जाने का काम करेंगे। मुझे मालूम है कि सरकारों में जब आदमी बड़े पद पे जाता है तो उस कुर्सी में बैठकर उसका दिमाग बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। उसे लगता है कि मेरी अधिकार, मेरी शक्तियां का आवंटन नहीं होना चाहिए। एक राजीव जी थे जिन्होंने कहा था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और आज के जो नेता है, आज के जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो नेता चुने जाते हैं वो इससे डरते हैं। आप देखिए आज उत्तराखंड में जिला नियोजन समिति का निर्वाचन नहीं किया जा रहा है। अगर देश में महाराष्ट्र जैसे स्टेट में आज भी विधान परिषद का चुनाव हो जाता है और देश में
सरकारें गिर जाती हैं और दोबारा सरकारें बनाने के लिए टाइम मिल जाता है। आज देश में लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव को करवाने का टाइम मिल रहा है, लेकिन वहीं जनपद की जो सबसे जटिल समस्या जिसके लिए हम लोगों को चुना गया है, जिला नियोजन समिति को बनाया जाना, इन्हें पेट में दर्द होने जैसा हो रखा है। ये किसकी जिम्मेदारी है? जनप्रतिनिधियों की जो घमंड की जो नीति है, इसका कारण है ये। क्या पता नहीं है कि जनपद का विकास कहाँ से होता है? आज हमारे जिले में अगर हम आज योजनाओं का आवंटन करते हैं, या हम आज लोगों को, आज प्रवासी भाई बहन जो आज वापस राज्य में आए हैं और गांव में आए हैं, उन लोगों के लिए अगर हम कुछ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? जब हमें बजट आवंटन की नीति में शामिल ना किया जाए और जो हमें अधिकार मिले थे, जो जिला नियोजन समिति की गाइडलाइन 2007 में जो एक्ट तैयार हुआ था, अधिनियम तैयार हुआ था, उस अधिनियम की आज जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये किसकी कृपा है? ऊपर बैठे हुए नेता, नौकर सावर नेताओं की है। आज हम लोगों को इसके लिए न्यायालय जाना है। हमारे बीच के जो माननीय प्रदीप भट्ट जी जिला पंचायत सदस्य हैं, वो हमारे संगठन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इसमें पीआईएल दर्ज कर दी है न्यायालय में। आज मजबूरी है हम लोगों को, क्या हमें कानून अपने न्यायालय के पास जाना होगा। लेकिन आप जानते हैं न्यायालय की स्थिति भी आज क्या है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आज रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने खुद जाते टाइम कहा कि भैया न्याय नहीं मिलने वाला है, गरीब को न्याय नहीं मिलने वाला है जो अपनी जेन्युइन बात करेगा। वो भी तब कह रहा है जब उस गद्दी से उतर चुका है। तो मैं कह रहा हूँ, ये देश, ये प्रदेश, यहाँ का नागरिक यदि जगेगा नहीं तो आज तो पंचायतों के अधिकारों का हनन हो रहा है, एक दिन उसके स्वयं के मौलिक अधिकारों का हनन भी होगा। वो दिन दूर नहीं है। आवाज उठानी होगी, सत्ताओं को गद्दियों से अलग होना होगा। और मेरा ये निवेदन है, आज हमारे बीच में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं इस राज्य के। मेरा उनसे निवेदन है, यदि भगवान और जनता उन्हें दोबारा उस सदन में जाने का मौका देती है तो आप जरूर हमारी इन बातों को, जो आज इस सोशल मीडिया के जरिए हम कह रहे हैं, ये सिर्फ यही ना रुके, जिस दिन भगवान आपको अपॉर्चुनिटी देगा आप जरूर इस पीड़ा को उठाइए, और ये बहुत जरूरी है। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष और इस जनपद का नागरिक और मैं इस देश का एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं अपने इर्द गिर्द समाज को यही कहता हूँ, हम अपनी जागरूकता के दम पर देश को समझाने का काम करें, अपने इर्द गिर्द वाले समाज को समझाने का काम करें। क्योंकि अगर हम लोग आज जो देख रहे हैं, आज हिम्मत नहीं हो रही है किसी की ये कहने की कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये जो चीजें, आवाज जो दबाई जा रही है, हम सबको आगे आना होगा। पंचायत राज व्यवस्था अगर मजबूत होगी तो गांव, आज आप जानते हैं इस फेसबुक, इस लाइव में जो लोग बैठे हुए हैं अभी सोशल मीडिया के माध्यम से, वो जानते हैं कि भारत आज भी 70% आबादी गांव में निवास करती है, और गांव में निवास करने वाली आबादी ही इस भारत की असली आत्मा से जुड़ी हुई आत्मा है। आप जानते हैं गांव का ही व्यक्ति शहर जाकर शहर बसाने का काम करता है, गांव का ही व्यक्ति शहर में जाकर बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े रईसों को खाना खिलाने का काम भी करता है, गांव का ही व्यक्ति शहर में जाकर बड़े बड़े बढ़िया खाना बनाने का काम भी करता है, और गांव के ही व्यक्ति आकर गांव को अच्छा संवारने का काम भी करता है। और आज इस आत्मा को जो ठेस पहुंचाया जा रहा है, ये सरकारों की वो गलत नीतियों के कारण हम समय में हम सब लोग जो भी अपने समाज से जिस स्थिति से जुड़े हुए हैं, हम लोग अपनी बात रखें, बेबाकी से रखें। मैं अपने आप को ये मानता हूं कि मैं जनप्रतिनिधि बाद में हूं, पहले मैं जिस देश को महात्मा गांधी ने, जिस देश को चंद्रशेखर आजाद ने, जिस देश को सुभाष चंद्र बोस ने, जिस देश को यहाँ के असंख्य जिन समय की जो पीड़ा से झेलने वाले इस देश के संविधान और निर्माता जैसे लोगों ने बनाया है, मैं इस देश की जब आज पीड़ा देखता हूँ तो लगता है ये देश क्यों आजाद हुआ है। इसी तरह का काम तो अंग्रेज भी करते थे, वो भी तो हमें अधिकार नहीं दे रहे थे, और आज ये भी हमें अधिकार नहीं दे रहे हैं। आज हमें अपने ही अंग्रेज हमारे बीच में हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। मेरा इसलिए आज आपने इस सोशल मीडिया में जो हमें आज दिया, मैं उस महान भाव का धन्यवाद करता हूं कि मुझे कहने का मौका मिला। लेकिन मेरी आवाज सिर्फ यहाँ तक नहीं दबने वाली है। मैं अपने आंदोलन को आप लोगों के सहयोग से जन आंदोलन बनाकर हम अपने इस 5 वर्षीय कार्यकाल में पंचायत राज की व्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे। न्यायालय का स्तर से जाना पड़ेगा, न्यायालय के स्तर से जाएंगे, वरना वही अंतिम चारा जिससे देश आजाद हुआ, जिससे राज्य आजाद हुआ, उसी के दम पे, कॉमनवेल्थ के दम पे एक बार पुनः सरकारों से लड़ेंगे। उन
रावणों से लड़ेंगे जो आज भी जिंदा है और उन्हें हराने का काम करेंगे। और मैं आज एक बार जो इस पैनल में आए हुए लोग हैं, पंचायत की व्यवस्था पर पूर्व में डायरेक्टर साहब ने आप सबको बताया है, लेकिन ये व्यवस्थाएं किताबों में हैं, ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से एक्ट अनुच्छेद लिखे हुए हैं, लेकिन ये ठन ठन गोपाल हैं। बड़ा दुख होता है। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ और बैठक लेने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जिला नियोजन समिति का वाइस चेयरमैन होने के नाते आज की तारीख में हम डीपीसी में भी नहीं बैठ पाते हैं। इसके साथ साथ जनपद की जितनी समितियां होती है, चाहे वो जल जीवन मिशन की हो, चाहे वो आजीविका मिशन की हो, तमाम समितियां जो जनपद में होती हैं, उनमें आज जिला पंचायत अध्यक्ष को हटा दिया गया है। ये क्योंकि डीएम को बैठा दिया गया है, क्योंकि जो नौकरशाह है वो सरकारों के हिसाब से चलता है और नौकरशाह जनता के लिए नहीं बनता है। वो उस मुख्यमंत्री, उस मंत्री के लिए बनता है जो उसको 2 साल 3 साल तक एक जिले में बैठा के रखता है। दुर्भाग्य है आज भी हम उस हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं जो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। एक बार पुनः आप प्रणाम। धन्यवाद दीपक भाई। मैं भूखंडी जी सर, जरा और दोस्तों जरा ये सही कहा अध्यक्ष जी ने कि सड़क से सदन तक की बात है। मैं जरा और दे दो ताकि और अच्छा डिस्कशन हो। 15-16 में एक डिवोल्यूशन रिपोर्ट आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि कितना हस्तांतरीकरण हुआ, उसके बाद वो भी बंद हो गया कि तो ये पता नहीं चलता कितना किस स्टेट में क्या कितना पावर दिया गया। लेकिन उत्तराखंड के अंदर वो 36% था, ये रिपोर्ट बता रही है मेरे पास। वो 36 मतलब जो 100% देना था उसका 36% था 15-16 में। अब वो कितना नीचे गया ऊपर गया ये आपको पता होगा। इसमें सर हम लगातार डिस्कशन करेंगे। नीचे गया है हमारे राज्य में, नीचे गया है, ऊपर नहीं गया है। चलिए सर। जी जोशी जी आप अपनी बात रखिए। जोशी जी थोड़ा समय का हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे और 10 मिनट में निपटा देंगे, है ना? जी ठीक हो गया। पखंडी जी, बहुत से लोगों ने अपनी बात कही है। मैं तो अध्यक्ष जी ने बात कही थी, जो जिला नियोजन समिति की बात थी, मैं उसी में कह रहा था। उसमें में नेटवर्क हमारे यहाँ से चला गया। और जो स्थिति उत्तराखंड में हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए सबको लड़ना पड़ेगा उत्तराखंड के लिए। जिस तरीके से इन्होंने ग्राम पंचायतों को क्वारंटाइन सेंटरों को संचालित करने की पावर दी और उसके बाद कोई बजट ग्राम पंचायतों को नहीं दिया। अब जाके जब बहुत जद्दोजहद के बाद हम सब लोग लड़े, किशोर जी ने बहुत लंबी लड़ाई इसमें लड़ी और मुख्यमंत्री जी को कहा, जब सरकार का एक्सपोजर हुआ और तब जाके अब ग्राम पंचायतों को दिया। अभी भी बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं ग्राम पंचायतों में नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए, और बहुत सी जगह होंगी, लेकिन मेरे जिले की तो हालत बहुत बदतर है। मैंने तो फोटोग्राफ भी भेजे थे। क्वारंटाइन सेंटरों में मुझे जाने का मौका मिला था अपने क्षेत्र के, क्योंकि जिला पंचायत में काम करने की वजह से हम लोग गए थे। और पंचायती राज में बहुत सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये विषय तो बहुत बड़ा विषय है, वाइड विषय है। इसमें चर्चा फिर दोबारा करेंगे क्योंकि समय की भी अभी कमी है। सारे लोगों ने अपनी बात बड़ी गंभीरता से की है और हम सब लोग अगर एकजुट होकर, और एक निवेदन जरूर कहूंगा कि इसके साथ साथ हम, अगर हमारे प्रदेश में 2 मंडल हैं, पहले हम मंडल स्तर पर देहरादून और हल्द्वानी में एक सेमिनार, जैसे ही कोरोना का प्रकोप कम होता है, हम एक सेमिनार, जिस तरीके से हमने वन अधिकार में सेमिनार किए हैं, और वन अधिकार के भी बहुत से सेमिनार अभी होने बाकी हैं, मेरे जिले में भी नहीं हुआ। मैं तो हमारे अध्यक्ष जी से भी निवेदन करूंगा कि हमको भी समय दें क्या कि हम उसका भी आयोजन करें। इस तरह के सेमिनार हम यहाँ पर करें। जैसे महिपाल जी ने कहा, ये लोग पहले भी उत्तराखंड में घूमे हैं, तो उत्तराखंड में निश्चित रूप से पंचायतों की स्थिति बहुत ज्यादा बदतर है, बहुत उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। किसी भी की सरकार रही हो, कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन हमने इस दिशा में बहुत ज्यादा प्रगति नहीं की है। अगर हमको पंचायतों को मजबूत करना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो हमको पंचायतों को अधिकार देने पड़ेंगे। जो राजीव जी का सपना था, गांधी जी का सपना था, नेहरू जी का सपना था, उसको अगर हमने लागू करना है तो हमने पंचायतों को और अधिकार देने पड़ेंगे। फिर किसी दिन और अधिक जानकारी या आपके बीच में बैठकर फिर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी समय भी काफी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आपने बहुत से लोगों ने अच्छी जानकारी दी, और इतना निवेदन जरूर कहूंगा कि महिपाल जी का फोन नंबर अगर होगा तो जरूर आप मुझे उपलब्ध करा देंगे। मैं उनसे फिर और इस मामले में कुछ डिस्कस करूंगा, कुछ बातचीत करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। नहीं, महिपाल जी हमारे साथ लगातार रहने वाले हैं इस पूरे आंदोलन में,
जी जी, मैं आपका साथी हूँ। जी, आपके नेतृत्व में पूरा और मैंने हमें हमें पंचायतों को लेकर पूरा मूवमेंट खड़ा करना है उत्तराखंड के अंदर, और महिपाल जी हमारे साथ रहेंगे। भाई साहब, आपको मैं इसके बाद बोलता हूँ, महिपाल जी अपना एक क्लोजिंग रिमार्क दे दें, फिर उसके बाद किशोर जी देंगे अपना क्लोजिंग रिमार्क, फिर खत्म कर देंगे। महिपाल जी। नहीं, मैं बहुत बढ़िया रहा कि ये जो सड़क से सदन की बात कही और जो और बातें की, उससे निकल के ये आया है कि जो जिस उम्मीदों से राज्य बना था वो उम्मीदें लोगों की पूरी नहीं हुई है। तो उसमें एक फिर इस तरह उस समय जो हमने PUCL और एक पहाड़ संस्था के दोनों के सहयोग से हम लोग गांव-गांव घूमे थे और लोगों से बातचीत किया था, उसी तरह का एक इस तरह का बना करके उसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है। और आप भूखंडी जी मेरे को ईमेल दे दीजिए, मैंने जो उस समय लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था मैंने इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में जी, ये पीपल्स ओरिएंटेड पंचायती राज फ्रेमवर्क इन उत्तराखंड जी, तो वो डिटेल रिसर्च पेपर है, मैं दोनों आपको भेज दूंगा। ईमेल का दे दीजिए प्लीज मेरे को, व्हाट्सएप कर दीजिए, आई विल सेंड यू। और एक दिन हम आपसे उम्मीद और बहुत बहुत धन्यवाद। और जी सर, हम आपसे उम्मीद करेंगे एक दिन कि आप फेसबुक लाइव करेंगे इसी मुद्दे पे हमारे लिए, जिसमें सिर्फ आप अकेले बोलने वाले होंगे। और इसमें एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं उस पर लिखूंगा कि जो कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में जो उनका गांव के अंदर इस तरह का हुआ है और जो अखबारों वगैरह में आया है, अगर आप प्लीज मेरे को भेजे तो उसको बेस बनाकर मैं एक अच्छा पेपर लिख सकता हूं ताकि वो लोग जाने की ये स्थिति है। जी सर, मैं करता हूँ। तो धन्यवाद सर। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, किशोर उपाध्याय जी से कहूंगा कि आप क्लोजिंग रिमार्क देके इसको हम समाप्त करेंगे। तन्मय, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मुझे तो प्रेम जी मुझे तो बहुत चिंता हो गई है दो बातों से। दीपक जी ने जो कहा है, जिस तरह की उन्होंने अपनी व्यथा यहाँ पर व्यक्त की है, और जिला पंचायत अध्यक्ष की जो स्थिति आज हम लोगों ने बना दी है, अगर सचमुच में वो वाली स्थिति है तो मेरे ख्याल से हम सब लोगों को बहुत ही इस पर विचार करने की आवश्यकता है। असली में जिलाधिकारी जनता के लिए जिम्मेदार नहीं, जिलाधिकारी शासन और सरकार के प्रति जिम्मेदार होता है, लेकिन प्रधान, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का सदस्य, जिला पंचायत का अध्यक्ष, वो जनता के प्रति जिम्मेदार है। अब अगर आज स्थिति ये आ गई है, जैसे अभी जोशी जी ने भी कहा है, कि वहां जो कमेटियां हैं उसमें तक में जो है वो जिला पंचायत के अध्यक्ष को, अगर उनको तो उसको चेयर करना चाहिए, अगर उनको उसमें बैठने की भी अनुमति अगर नहीं मिल रही है इस प्रदेश में, तो मेरे ख्याल से फिर ऐसी संस्थाओं पर तो फिर उसका मतलब क्या रह गया? आप एक चीज बताइए। अब अनुमति नहीं है सर, अभी सरकार ने अभी जियो करके अभी हटाया है। अभी 5-6 दिन हुए हैं, प्रभारी मंत्रियों को और जिलाधिकारी को बना दिया और पंचायत के प्रतिनिधि को उससे हटा दिया है। अब अभी किया है, सरकार नहीं किया है सर, पहली वाली सरकार का नहीं है। ये और दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। एक तरफ हम कोरोना की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंचायतों को बाईपास करने की बात ये सरकार कर रही है। इसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए, आपका नेतृत्व चाहिए हमको। नहीं, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। हमने तो जब ज्योतिष बिष्ट जी ने जब शुरू में, और आप ये देखिए कि आज के मुख्यमंत्री जी में और उस समय के मुख्यमंत्री जी के आप आकलन कर सकते हैं। अपनी पार्टी के खिलाफ भी जब हम लोगों ने संघर्ष किया और ज्योतिष बिष्ट जी उसमें जो है वो धरने पर बैठ गए थे, तो मैं पहला व्यक्ति था जो आज के हमारे अध्यक्ष हैं उनके पास गया कि भाई इसका समाधान होना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी के पास गया, तिवारी जी के पास, और तब उन्होंने उस समय ये जो निधियां हैं प्रमुख की और वो सारी चीजों की व्यवस्था की थी। तो वो तो आपको संघर्ष तो और हमको तो संघर्ष करना पड़ेगा अगर इस तरह की स्थिति हो गई है। और 4-5 दिन पहले ये अगर आदेश हुआ है, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि वहां का जो पिछले गांव का जो था कि हम लोगों को उस अधिकार थे, पिछली सरकार में हमें अधिकार भी थे, और पिछली सरकार में जो जनपद की समिति थी उनमें भी हमें अधिकार था। इसी सरकार में सेंटर की और राज्य की दोनों ने ये किया है।
तो ये तो मेरे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। ये तो उसकी आत्मा को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। जो संविधान में संशोधन है जो किया गया उस समय, और जिसकी राजीव जी ने आधारशिला रखी थी और नरसिम्हा राव जी ने जिसको किया था, ये तो उसकी आत्मा को ही मार देना चाहते हैं। पहली बात तो ये है, और उसमें हम सब लोग आपके साथ हैं। जैसे भी आप तय करेंगे, किशोर उपाध्याय आपके एक कार्यकर्ता की भांति, दीपक बिजवान जी, मैंने आपको क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में, जिला पंचायत सदस्य के रूप में और अब अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हुए देखा है। आपने काम करने की ललक है और स्पष्ट आप कह देते हैं, तो मैं आपके साथ हूँ, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो है, अगर इस तरह की स्थिति होगी तो मेरे ख्याल से फिर तो गाँवों में और जगह जगह एनआरकी की सी स्थिति पैदा हो जाएगी जिस तरह की हालत हो रही है। क्योंकि गाँव का आम आदमी को जिलाधिकारी को फोन नहीं कर सकता रात को 12 बजे 1 बजे, लेकिन वो दीपक बिजलान को कर सकता है, क्योंकि उस पर वो अपना अधिकार समझता है। और इसीलिए ये व्यवस्था रखी गई है जो शासन की और सरकार की। तो मुझे इसने बड़ा भारी चिंतित कर दिया है। पहली बात ये है, इसका मतलब हम जो पंचायती राज संस्थाओं को कुछ समझते ही नहीं। दूसरी बात, तन्मय जी ने जो कहा, और मैं उसमें 2 मिनट आपको मैं एक मजेदार किस्सा सुनाऊंगा। एक बार मैं और नरेंद्र तिवारी जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, नरेंद्र तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, ये 85 वाले। तो हम स्टेट प्लेन से लखनऊ से चले, तो तिवारी जी तो जो है फाइलें देख रहे थे, तो मुझे विश्वनाथ जी ने कहा कि उपाध्याय जी आप जानते हैं 3 ही पावर होती है। मैंने कहा साहब बताओ कौन कौन सी पावर होती है। हम तो भाई, अब मेरी उम्र 23-24 साल की थी, तो बोले कि भाई एक सबसे ऊपर होता है पीएम, जैसे आपने राष्ट्रपति जी का जिक्र किया उसमें, तो मेरे ख्याल से वो तो दंत और नख विहीन चीजें हैं, और उसके बाद होता है सीएम और उसके बाद डीएम। तो वो कहने लगे कि उपाध्याय जी डीएम अगर ये तय कर ले कि सीएम और मुख्यमंत्री इस जिले में नहीं घुस सकता, तो जब तक वो डीएम है वो नहीं आ सकते उस जिले में, वो इस तरह की स्थिति पैदा कर देगा। तो यहाँ तो आज भी कोरोना वाले उसमें मुख्यमंत्री के बारे में और उनके मंत्रिमंडल के बारे में मुझे जो जानकारी है कि सीधे सीधे दिल्ली से पीएम के यहाँ से जो आदेश आते हैं, और वो सीधे इनके मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को भी नहीं आ रहे, बल्कि वो सीधे जो है वो अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है उनको आदेश देते हैं और उस हिसाब से वो काम करते हैं। पता नहीं अब मुख्यमंत्री जी बेचारे, इसीलिए मुझे लगता है कि वो भी दंत और नख विहीन जैसी स्थिति में पहुंच गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने विश्वनाथ जी को कहा, मैंने कहा साहब अब आप सीएम तो रह चुके, अब डीएम आप बन नहीं सकते हो। और दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि उसके बाद वो जो है 89 में सीएम पीएम बन गए। तो ये है, ये एक व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था में भी हम कैसे जो है चीजों को ठीक कर सकते हैं। प्रेम पावखंडी जी ने और महिपाल जी के जो बहुत ही अच्छे इनपुट हैं, आप सब लोग, क्योंकि इसमें सब आपका अनुभव है। हम एक गिलहरी की तरह, क्योंकि हमारे पास जितनी ताकत है, और हो सकता है कि उत्तराखंड जैसे गंगा यमुना परशुता धरती है जो 60 करोड़ लोगों को जो जीवन देने का काम करती है पानी के हिसाब से, उस हिसाब से एक नई शुरुआत महिपाल भाई के नेतृत्व में, प्रेम भाई के नेतृत्व में, दीपक भाई के नेतृत्व में, जोशी जी के नेतृत्व में यहाँ से की जा सकती है। और मैं चाहूंगा दीपक जी से और जोशी जी से, इन्होंने जो जियो निकाला है उसकी एक कॉपी अगर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो कम से कम हम उसमें अपनी आवाज उठा सकते हैं। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। और देखिए क्या है कि जैसे हमारा जीवन है, हम बच्चे थे, फिर जवान हुए, अब बुजुर्ग होने की तरफ है, उसी तरह से अगर अब संविधान में इतने संशोधन हो चुके हैं, हर चीज में संशोधन होते हैं, तो कहीं पर अगर कोई कमी है तो उसमें पावर ग्रैब करने की तरह नहीं, उसको बांटने की अगर भावना से उसमें कुछ किया जा सकता है तो हम लोगों को सतत प्रयास करना चाहिए। ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों को। मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि मेरा क्योंकि कनेक्ट मैं हो नहीं पाया टाइम पे, तो मैं आपके बहुत ही बहुमूल्य और अमूल्य जो विचार थे उनको मैं नहीं सुन पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और प्रेम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद भाजप, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मुझे लग रहा है अगर किसी के पास कोई 1 मिनट का कुछ बोलना हो तो तन्मय, कोई सवाल हो, कुछ बोलना हो 1 मिनट के अंदर क्विक। नहीं, पर मुझे लगता है कि अच्छा सुना मैंने, ये अच्छा रहा थोड़ा सा, क्योंकि मेरा पहला अनुभव है जूम पर,
और इस बीच क्योंकि थोड़ा डिले हो गया तब तक किसी किसी के फोन आने लगे, लेकिन अच्छा है, मुझे लगता है ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात है जो एक आम आदमी को भी समझ में आती है, और इसकी शुरुआत होनी चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए, और जनता के, मुझे लगता है आम आदमी को ये समझने की जरूरत है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर खतरनाक है। ये अभी लग नहीं रहा, लोग इसको सोच रहे हैं कि अच्छी चीजें तब होंगी जब कोई तानाशाही स्टेब्लिश हो जाएगी, सेंट्रलाइज हो जाएगा पावर, जबकि ये बहुत खतरनाक है और कोरोना ने स्टेब्लिश कर दिया। इसको समझाने की जरूरत है कि डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ तो ऐसी कोई भी लड़ाई हम नहीं जीत सकते जो अगर खुदा ना खास्ता कभी सामने आई। धन्यवाद। जोशी जी, आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क? जोशी जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दीपक भाई, आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क 1 मिनट के अंदर? बस मेरा आपको प्रणाम। धन्यवाद। रोहित, आपका कोई? थैंक यू वेरी मच। महिपाल भाई का नंबर जरूर हमको दे दीजिए। मैं दे दूंगा। नहीं सर, हमारे साथ महिपाल जी हमारे साथ रहने वाले हैं, और मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा इरादा ये है कि हम लगातार कोशिश करेंगे रोज, नहीं तो कम से कम दूसरे तीसरे दिन में इसी तरह से अलग अलग जगहों से कुछ प्रैक्टिशनर जो प्रधान हैं, ग्राम प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, एमएलए हैं, और कोशिश करेंगे एकदम मंत्री उंत्री को भी जोड़ेंगे कहीं, और रोज हम जो है 5, 6, 7 लोगों के बीच में इसको चर्चा को चलाते रहेंगे। तो मैं इसी के साथ, आज काफी लंबा हो गया, आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हुई है, हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को सीख लेंगे। जी सर। मैं एक कह रहा था जी सर। 2 बातें। एक तो इसमें डिसेंट्रलाइज कीजिए कि जो प्रधान है गांव के, उनकी बातें आए ताकि वो अपना जो प्रॉब्लम रखें वो, और उसको डॉक्यूमेंट किया जाए कि अगर ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको रिपोर्ट बनाया जाए कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा जी। तो इस सब चीज के एक रिपोर्ट बनाया जाए कि क्या था, क्या डिलीशन हुआ, क्या डिसएम्पावर हुआ और क्या होना चाहिए था। इस तरह का अगर डॉक्यूमेंट बनता तो उसको और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस्तेमाल करके उसको लिखेंगे और बताएंगे लोगों को। तो मेरे ख्याल से ऐसा भी आप सोच सकते हो। धन्यवाद। बिल्कुल इस दिशा में सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि इसी बात के साथ हम सब लोग आज की बात को यहीं पे खत्म करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। करीब 1.5 घंटे हमारी चली है, अगली बार से और बेहतर करेंगे। धन्यवाद सबको। नमस्कार। थैंक यू।